नमस्कार, एडीआल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारी आज की कहानी है नौकरानी नहीं हूँ। मुझे बुढ़ापे में इज्जत और सम्मान से रहने दो। मेरी भी अपनी ज़िंदगी है, मुझे भी आत्मसम्मान से रहने का हक है। ओहो माँ, आप तो बुरा मान गई। आपको तो पता ही है कि कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है और इसी समय हमारी नौकरानी भी अपने गांव चली गई है। यह बोलकर गई है कि 2-3 महीने बाद आ जाऊंगी। यहाँ मेरे पास कोई काम करने वाला नहीं है। डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है और अब इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। और आप तो भैया भाभी के पास अमेरिका जाकर बैठी हो। यहाँ मेरी मदद अब कौन करेगा? गीता ने परेशान होते हुए अपनी माँ से कहा। तो माँ बोली, अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? कोई नई नौकरानी ढूंढने की ज़रूरत भी तुम्हें नहीं है। जब तक तेरी सासू माँ जिंदा है ना, वह किस दिन काम आएंगी। अच्छी खासी भली चंगी तो हैं अभी समधन जी, और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने और मुझे नानी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वह तुम्हारे लिए। जब तक ज़रूरत हो तब तक काम करवाना, फिर धक्के मारकर उन्हें चलता कर देना। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर गीता की आंखों में चमक आ गई। वह बहुत खुश हो गई यह सोचकर कि अब उसे कोई नई नौकरानी नहीं खोजनी पड़ेगी। माँ, बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे इतना अच्छा आइडिया दे दिया। शाम को जब उसका पति घर आया तो गीता ने उससे बात नहीं की और गुस्से में रसोई घर में जाकर उसके लिए चाय बनाने लगी। चाय बनाते समय एक एक बर्तन को जोर जोर से पटक रही थी और बड़बड़ाती जा रही थी। तभी उसका पति अजीत वहां आया और बोला, अरे गीता, क्या हुआ? इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं, आपको तो पता है कि मेरी तबीयत खराब रहती है, मैं किस हाल में हूँ, फिर भी आपको मेरी ज़रा सी भी चिंता नहीं है। मैं सोच रही थी कि आपकी माँ को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते हैं। लेकिन क्या? अजीत ने पूछा। लेकिन पिछली बार जो उनके साथ हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं? अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाने पर वह दौड़े चले आएंगे। लेकिन गीता, माँ के साथ साथ बाबूजी को भी यहाँ लाना पड़ेगा, क्योंकि माँ पिताजी को अकेले गाँव में छोड़कर यहाँ नहीं आएंगी। अजी सुनते हो, आज अजीत का फ़ोन आया था। सुमित्रा जी ने खुशी के मारे चहकते हुए कहा। तो उनके पति नरेश जी की तो जैसे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अच्छा, इतने दिनों बाद? चलो कोई बात नहीं, कम से कम याद तो किया उसने। क्या कह रहा था? बहू ठीक तो है ना? और वहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ, सब कुछ ठीक है। दरअसल बहू माँ बनने वाली है, उसकी डिलीवरी का समय नज़दीक आ रहा है, इसलिए उन लोगों ने हमें अपने घर पर बुलाया है। क्या बात सुनकर नरेश जी बहुत खुश हो गए। उधर सुमित्रा जी की खुशियां तो 7वें आसमान पर थी, लेकिन अचानक ही सुमित्रा जी पिछली बातों को याद करके फिर से उदास हो गई। दरअसल 2 साल पहले सुमित्रा जी और नरेश जी अपने बेटे बहू के साथ एक ही घर में रहते थे, लेकिन सुमित्रा जी के रहने से उनकी बहू गीता को अपनी मनमानी करने की छूट नहीं मिलती थी, इसलिए गीता को अपनी सास फूटी आंख भी ना सुहाती थी। फिर एक दिन गीता ने अपने सास ससुर को अपने पास से भगाने के लिए एक साजिश रची। गीता ने अपने पुश्तैनी हार जो उसे उसकी शादी में मिले थे, वह हार उसने अपनी सासू माँ के बक्से में ले जाकर डाल दिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी सास तो सीधी सादी है, वह कुछ नहीं कर पाएंगी। फिर उस हार को ढूंढने का नाटक करने लगी। खोजते खोजते उनका बेटा अजीत माँ का बक्सा भी देखा तो वह हार उनके बक्से में से मिला। बेटे को लगा कि उसकी माँ ने उसकी पत्नी के हार को चुराया है। यह बात सुनते ही बहू ने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई।
सुमित्रा जी और नरेश जी चुपचाप खड़े अपमान का घूंट पी रहे थे और अजीत अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर पत्नी के कहने पर उसने अपने माँ बाबूजी की कोई परवाह न करते हुए उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया। सुमित्रा जी और नरेश जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए अपने गांव में के घर में रहने के लिए आ गए थे। सुमित्रा जी अपनी पिछली यादों में गुम थी। इतने में नरेश जी बोले, अरे सुमित्रा, किन बातों में खो गई हो तुम? अभी तक सोच ही रही हो? तुम जल्दी से सारा सामान पैक करो। नरेश जी ने अपनी पत्नी सुमित्रा से कहा, तुम तो जानती हो सुमित्रा, अजीत की शादी को करीब 7 साल हो गए हैं और सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे बहू के घर पर खुशियां आ रही हैं। हमें उनकी खुशी में शामिल होना चाहिए। जी ठीक है, मैं ज़रा अपनी पड़ोसन को बोलकर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटी बहू के घर जा रहे हैं। दरअसल नरेश जी और सुमित्रा जी के पास गांव में 2 घर थे, इसलिए उन्होंने एक गरीब परिवार को अपना दूसरा घर रहने के लिए दे दिया था, जहां पूनम और राजू अपने प्यारे से बेटे रुद्र के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही एक हॉस्टल था और कुछ लोग नौकरी करने वाले भी आसपास में रहते थे, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही सालों में सुमित्रा जी और पूनम का एक दूसरे के साथ खास लगाव हो गया था। पूनम के बेटे रुद्र को सुमित्रा जी ने अपने पोते जैसा समझती थी। रुद्र भी उन्हें सगी दादी से भी ज़्यादा प्यार करता था। अरे पूनम, ओ पूनम, सुमित्रा जी ने आवाज़ लगाई। जी आंटी जी, पूनम रसोई घर से बाहर आकर बोली। पूनम, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। अरे वाह आंटी जी, यह तो बड़ी खुशी की बात है। सुमित्रा जी की खुशी में शामिल होते हुए पूनम बोली, और हाँ पूनम, हमारे बेटे ने पूरे 1 साल की तैयारी करके आने को बोला है। अभी तो सारी पैकिंग पड़ी है, तुम अपना टिफिन का काम निपटाकर मेरी मदद करने आ जाओ। सुमित्रा जी बोली तो इतने में राजू की आवाज़ आई, पूनम टिफिन का काम मैं संभाल लूँगा, तुम जाकर आंटी जी की मदद कर दो। पूनम ने सुमित्रा जी की पैकिंग करने में मदद की और सुमित्रा जी के साथ मिलकर उनकी बहू के लिए मेवे के लड्डू भी बनवा दिए। सुमित्रा जी को रास्ते में खाने के लिए एक टिफ़िन भी पैक करके दे दिया। दोपहर की ट्रेन से दोनों अपने बेटे के घर जाने के लिए रवाना हो गए। उधर अजीत उन्हें स्टेशन पर लेने आया था। अपने बेटे के साथ सुमित्रा जी और नरेश जी जैसे ही घर पहुंचे तो उनकी बहू आकर उनके पैर छुए। सुमित्रा जी और नरेश जी ने सारे मन मुटाव भुलाकर उसे खूब सारा आशीर्वाद दिया। सुमित्रा जी ने घर पहुंचते ही घर के सारे कामों की जिम्मेदारी अपने माथे ले ली। सारा घर जो काम वाली बाई के ना रहने पर बिखरा हुआ था, सुमित्रा जी ने आते ही बड़ी कुशलता के साथ सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। रोजाना अपनी बहू को स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना बनाकर खिलाती। बहू की बातों में तो जैसे मिश्री ही घुल गई थी। सारा दिन माजी माजी करके उनसे अपने सारे काम करवा लेती थी। फिर 2 महीने बाद निश्चित समय पर गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। दादा दादी के तो जैसे पाँव ही जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अजी, ये तो बिल्कुल मुझ पर गया है, सुमित्रा जी पोते को गोद में लेकर बोली। फिर नरेश जी उसे अपने गोद में लेकर बोले, जी नहीं, मेरे पोते का नैन नक्श तो बिल्कुल मेरे जैसा है। अरे इसने तो मुझे गीला ही कर दिया। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। पोता होने के बाद सुमित्रा जी ने बहू की खूब सेवा की। पोते का ख्याल रखना, रसोई घर का खाना बनाना, झाड़ू पोछा बर्तन, घर का बाकी सारा काम करना, बहू के लिए एक अलग से खाना बनाना। सुमित्रा जी की अब उम्र हो चुकी थी, लेकिन फिर भी बहू को कोई तकलीफ ना हो यह सोचकर उसकी सेवा में हाजिर रहती थी। उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था। इसके बावजूद सुमित्रा जी घर का सारा काम बड़ी सरलता के साथ कर रही थी। नरेश जी भी घर के कामों में उनका हाथ बटा देते थे। देखते ही देखते 4 महीने बीत गए। पोते के लाड दुलार में सुमित्रा जी और नरेश जी का समय कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला।
धीरे धीरे पोते को भी अपने दादा दादी के हाथों की पहचान हो चुकी थी। यह बात बहू गीता को खटकने लगी। कुछ ही दिनों के बाद गीता की कामवाली बाई भी अपने गांव से वापस आ गई। सुमित्रा जी ने लाख मना किया कि उस कामवाली बाई को अब मत रखो, लेकिन गीता नहीं मानी। माँ जी, आप दिन भर काम करके और बच्ची को संभाल कर थक जाती हैं, इसलिए इस कामवाली बाई को रहने देते हैं। एक दिन जब सुमित्रा जी पोते को चम्मच से दूध पिला रही थी तो पोते ने थोड़ी खांसी करते हुए उल्टी कर दी। बस फिर क्या था, गीता को तो जैसे बहाना मिल गया अपनी सासू माँ पर अपनी भड़ास निकालने का। उसी दिन से गीता और अजीत ने बेटे की देखभाल के लिए एक आया रख ली और बेटे की सारी जिम्मेदारी आया को ही दे दी। लेकिन सुमित्रा जी का मोह तो पोते में ही अटका हुआ था, इसलिए ममता बस कभी कभी पोते को गोद में उठा लेती थी। एक दिन बेटा बहू दोनों कहीं बाहर गए हुए थे तो बेटे को आया को देकर गए थे। बेटा लगातार रोए जा रहा था। आया उसे चुप कराने की कोशिश में लगी थी, लेकिन बेटे का रोना बंद नहीं हो रहा था। सुमित्रा जी से अपने पोते का रोना देखा नहीं गया और आया के हाथ से पोते को ले लिया और उसकी नज़र उतारते हुए आया से बोली, कभी कभी बच्चों को हमारी ही नज़र लग जाया करती है। पोता कुछ ही देर में चुप हो गया और दादी का स्पर्श पाकर मुस्कुराने लगा। कुछ देर में जब बेटा बहू वापस आए तो आया ने उनके कान भर दिए। मैडम, जब मेरी ज़रूरत थी ही नहीं तो आप मुझे काम पर क्यों रखा? आपके सास ससुर तो बच्चे को छूने भी नहीं देते, मुझसे छीन लेते हैं। अब मैं आपके घर का काम नहीं करूँगी। दोनों पति पत्नी सुमित्रा जी पर ही बरस पड़े और आया को मनाने लगे। सुमित्रा जी और नरेश जी अपमान का घूंट पीकर रह गए। करते भी तो क्या करते, पोते के मोह में बेटा बहू का घर भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। सुमित्रा जी कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। बहू तो पराये घर से आई थी, लेकिन बेटा तो अपना ही था। अब तो मुझे शर्म आती है उसे अपना बेटा कहते हुए। अब तो यह हाल हो गया था कि सारा दिन बैठकर बच्ची को आया संभालती, घर का सारा काम सुमित्रा जी करती और बहू अपनी माँ के साथ दिन भर फ़ोन पर बतियाती रहती। कभी कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम या रील्स बनाने में लगी रहती। सुमित्रा जी पर रसोई घर की सारी जिम्मेदारी पड़ गई थी। यहाँ तक कि आया का खाना भी सुमित्रा जी को ही बनाना पड़ता था। और नरेश जी अपनी पत्नी की यह हालत देखकर मन ही मन कोसते रहते थे कि काश हम लोग यहाँ नहीं आते। एक दिन बहू गीता ने सासू माँ से कहा, माँ जी, मेरी कुछ सहेलियाँ घर पर आ रही हैं तो उनके लिए कुछ नाश्ता और चाय कॉफ़ी बना दीजिएगा। शाम को जब बहू की सहेलियाँ घर पर आई तो पूरे आदर सम्मान के साथ सुमित्रा जी ने उन्हें बिठाया। अपने हाथों से लजीज नाश्ते बनाकर खिलाएं। उनके आओ भगत में कोई कमी नहीं रखी और रसोई घर में जाकर बर्तन साफ करने लगी। लेकिन अचानक उन्होंने जो सुना उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। बहू की सहेलियां उससे कह रही थी, गीता, तुझे काम वाली बाई तो बहुत अच्छी मिली है। इतना लजीज खाना जो बनाती है, कितना पगार लेती है। हमारे लिए भी ऐसी ही कोई काम वाली बाई ढूंढ के दे दो। ऐसा सुनकर गीता हंस पड़ी, लेकिन उससे इतना भी ना कहा गया कि यह नौकरानी नहीं बल्कि उसकी सासू माँ है। थोड़ी देर बाद सुमित्रा जी अपने हाथ धोकर अंदर आई और सबके साथ बैठ गई। बहू की सहेलियां कुछ सकपका गई तो सुमित्रा जी बोली, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि मैं कोई नौकरानी नहीं बल्कि आपकी सहेली की सास हूँ। सोचा आपकी सहेली ने आपको नहीं बताया तो मैं ही बता देती हूँ। सारी सहेलियां चौंक गई और हैरानी से गीता की तरफ देखने लगी। सुमित्रा जी बोली, बहू, माना कि घर में नौकरानी रखना तुम्हारे लिए स्टेटस की बात है, लेकिन अपनी ही सास को नौकरानी कह देना ये कहाँ का स्टेटस है। बहू का मुंह बन गया। उस समय तो वह चुपचाप खड़ी रही, लेकिन अपनी सहेलियों के जाने के बाद उसने हंगामा ही खड़ा कर दिया। सुमित्रा जी और नरेश जी के लिए हैरानी की बात तो यह थी कि उनका अपना बेटा भी उनका पक्ष नहीं समझ पाया। माँ, आपको इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? अजीत बोला,
तो नरेश जी, जो आज तक अपने बच्चों के मोहवश अपना मुंह बंद किए बैठे थे, आज अपना धीरज खो बैठे। छोटी सी बात, तुम्हारी माँ को यहाँ नौकरानी समझा जा रहा है और तुम्हें यह सब बातें छोटी लग रही है। माफ करना बेटा, आज तक हम सब कुछ चुपचाप सहन कर रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब यदि हम दोनों इस घर में एक पल के लिए भी रुके तो मेरी पत्नी का अपमान होगा। कहते हुए नरेश जी अपनी पत्नी के साथ सामान पैक करके जाने की तैयारी करने लगे। तभी सोचने लगे कि कहीं पोते का मोह उन्हें रोक न ले। उसे दूर से ही देखकर निकल गए। जिस बहू की उन्होंने इतने महीने सेवा की थी, उसी बहू ने बेइज्जती का इनाम देकर उन्हें घर से रवाना कर दिया और उनके अपने बेटे ने उन्हें रोका तक नहीं। नरेश जी और सुमित्रा जी शाम की पहली ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस लौट आए। रह रहकर उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव में जब बच्चों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी उनके बच्चे उनके साथ नहीं हैं। वह कैसे गुजारा करेंगे? पेंशन के पैसों के अलावा पैसे आने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था उनके पास, और सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने बेटे की पढ़ाई पर और उसका व्यापार बढ़ाने में खर्च कर दी थी। नरेश जी को तो अंदर ही अंदर यह सारी बातें कचोट रही थी। अपने घर जाने से पहले वह दोनों अपनी पड़ोसन पूनम और राजू के घर गए। उनके घर पहुंचते ही जैसे ही घंटी बजाई, पूनम और राजू घर के बाहर आने से पहले ही रुद्र आ गया। अरे दादी, आप आ गए? आप कहाँ गए थे हमें छोड़कर? तभी सुमित्रा जी ने रुद्र को अपने गले से लगा लिया। उधर उन्हें देखकर पूनम के चेहरे पर खुशी और हारने के भाव थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि अंकल आंटी तो 1 साल का कहकर गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए, वो भी सारा सामान लेकर। लेकिन कुछ ही देर में उनके चेहरे के भाव देखकर वह दोनों सारा मामला समझ गए। अंकल आंटी, हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बनाकर ले आती हूँ, पूनम ने कहा तो सुमित्रा जी की आंखें नम हो गई। चाय नाश्ता करने के बाद सुमित्रा जी और नरेश जी अपने अपने घर वापस आ गए। जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सुमित्रा जी को अपना आशियाना पाकर बहुत संतोष हुआ, लेकिन नरेश जी के दिमाग में रह रहकर वही बातें गूंज रही थी। जैसे ही अपने कमरे में कदम रखने लगे तो उन्हें अचानक दिल में दर्द शुरू हुआ। इससे पहले सुमित्रा जी उन्हें संभाल पाती, वह निढाल हो गए। सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर पूनम और राजू आ गए, लेकिन तब तक नरेश जी के हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिए थे। सुमित्रा जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पूनम और राजू ने उन्हें जैसे तैसे संभाला। तभी बेटे को खबर दी गई तो बेटा बहू दोनों अंतिम संस्कार की फॉर्मेलिटी पूरा करके चले गए। अजीत ने अपनी माँ का हाल चाल तक जानने की भी कोशिश नहीं किया, लेकिन उनकी पड़ोसन पूनम ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सुमित्रा जी की भी हालत खराब होने लगी थी। एक दिन ऐसा हुआ, पूनम और राजू का बेटा रुद्र बीमार पड़ गया तो उसे दिन भर हॉस्पिटल में एडमिट रखना पड़ा। सुमित्रा जी को तो वैसे भी खाना बनाने का शौक था, तो पूनम की अनुपस्थिति में सुमित्रा जी ने टिफिन का सारा काम संभाला। सभी ग्राहकों को उनका खाना बहुत अच्छा पसंद आया और हॉस्टल के बच्चे तो उनके खाने के दीवाने ही हो गए थे। उस समय सुमित्रा जी को अचानक पता चला कि उनकी पड़ोसन राजू और पूनम अब अपना खुद का घर ले लिए हैं और वहीं पर यह दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान महीने पहले ही खरीदा था, लेकिन अंकल और आंटी के जाने के बाद आंटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए आंटी को संभालने के लिए उन्होंने अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया था। यह बात जानकर सुमित्रा जी भाव विभोर हो गई। फिर अपने आप को संभालते हुए पूनम के पास गई और उसे बधाई देते हुए गले से लगा लिया। बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। तभी पूनम बोली, माँ जी आप मेरे साथ मेरे घर में ही रहना। अरे नहीं बेटा, मैं यहाँ अकेले ही रह लूँगी, तुम लोग इसकी चिंता मत करो।
सुमित्रा जी ने पूनम को दिलासा दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवाकर उन्हें भारी दिल से विदा किया। लेकिन अब सुमित्रा जी बिल्कुल अकेली हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा वह कैसे करे? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने मुझे बुढ़ापे में। यह सब सोचते हुए उनके गालों पर आंसू लुढ़कने लगे। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी, यह सोचकर उनका दिल बैठा सा रहा था। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो देखा हॉस्टल के कुछ बच्चे बाहर खड़े थे। सुमित्रा जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगे। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज़ आप टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर सुमित्रा जी कुछ सोच में पड़ गई। अंदर जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी यह कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय कर लिया। तभी सुमित्रा जी ने पूनम को फ़ोन करके उसे अपने घर मिलने के लिए बुलाया और टिफ़िन सर्विस शुरू करने में उसकी मदद मांगी। 2 ही दिन में पूनम की मदद से सुमित्रा जी ने अपना काम शुरू कर दिया और अपनी मदद करने के लिए 2 लड़कियां भी रख ली थी, जो सारा दिन का भागदौड़ का काम करती थी। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को सुमित्रा जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर पर वह किराए पर भी रहने लगी। अब सुमित्रा जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया था। एक दिन कुछ लड़कियों ने सुमित्रा जी के खाने की तारीफ करते हुए उनके वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते वीडियो तो आग की तरह फैल गई और सुमित्रा जी के बने खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका नाम और काम दोनों रोशन हो चुका था। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं। तुरंत अजीत को दिखाते हुए ये बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती होंगी। बाप रे बाप, तुम्हारी नौकरी से तो हमारे घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम इतना अच्छा है, चल रहा है, तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो माँ को भी अकेलापन लगता होगा। अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर अजीत की हैरानी का तो ठिकाना न रहा। अपनी पत्नी का कहना मानकर अजीत अपनी माँ के पास जाने की तैयारी करने लगा। अगले ही दिन दोनों अपनी बेटे के साथ सुमित्रा जी के घर पहुंच गए। वहां का नज़ारा देखकर बहू की आंखें फटी की फटी रह गई। वहां तो जैसे मेला सा लगा हुआ था, सारी तरफ चहल पहल थी। मीडिया वाले माजी का इंटरव्यू ले रहे थे, उधर कैमरे से शूटिंग हो रहा था। यह सब देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग से खड़े हो गए। अपने आप को आज वह अपने ही घर में अकेला सा महसूस कर रहे थे। सुमित्रा जी ने तो उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नज़रअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ कम होने पर बहू बेटा दोनों सुमित्रा जी के पास जाकर उनके चरणों में गिर गए। सुमित्रा जी ने चेहरे पर कोई भाव न दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपने पोते को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में अजीत ने पीछे से आवाज़ लगाई, माँ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। सुमित्रा जी ने उन्हें तिरछी निगाह से देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की नौकरानी बनकर नहीं। अब यह सब लोग ही मेरा परिवार हैं, लेकिन माँ इस घर पर हमारा भी तो कुछ हक है। सुमित्रा जी ने कहा, हक तो तुम लोगों ने उसी दिन ख़त्म कर दिया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे घर से बेइज्जत होकर निकल गए थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खाना खाकर जाना, रास्ते में खाने के लिए टिफ़िन भी तुम्हारे लिए पैक करवा देती हूँ। कहते हुए सुमित्रा जी अपने काम में व्यस्त हो गई। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी। आज वह सुकून की सांस ले रही थी
किसी ने सच ही कहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कभी ठुकराना नहीं चाहिए। माँ बाप हमारे लिए भगवान जैसे होते हैं। उनके खुश रहने पर हम खुश रहेंगे, उन्हें दुखी करने से भी हम दुखी रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।